स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी सीरीज़ के पार्ट 49 से, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिफॉरेस्टेशन। ना सबसे पहले हमें देखना है कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। डिफॉरेस्टेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड वंस, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो भी फॉरेस्टेड एरिया होता है वो नॉन फॉरेस्टेड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अगर एक जगह पे कहीं पे फॉरेस्ट था तो अपने आप वहाँ से फॉरेस्ट गायब हो जाता है डिफॉरेस्टेशन के प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारे पेड़ एक साथ गिराए जाते हैं। According to an estimate, almost 40% forests have been lost in the tropics compared to only 1% in the temperate region. उसने क्या बोला कि अगर एक एस्टिमेट की बात करें तो ऑलमोस्ट 40% जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो गए हैं ट्रॉपिक्स में। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? टेम्परेट रीजन। इसके बारे में मैं पहले कवर कर चुकी हूँ। ट्रॉपिक्स कौन से एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों होती है, आप पहले के पार्ट देख सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो ये जो है, जो ऑलमोस्ट 40% फॉरेस्ट कहाँ से गए हैं? ट्रॉपिक से, जबकि टेम्परेट से सिर्फ 1% फॉरेस्ट ख़त्म हुए हैं। ठीक है, द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज़ पर्टिकुलरली ग्रिम इन इंडिया। मतलब जिस रेट से इंडिया के अंदर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, काफ़ी सीरियस सिचुएशन है। एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी फॉरेस्ट कवर्ड अबाउट 30% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया। जब स्टार्ट हुई थी 20th सेंचुरी की तो 30% जो लैंड है इंडिया का वो फॉरेस्ट से कवर था। लेकिन इस 20th सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ, इट श्रंक टू 21.54%। वो 30% कितना आ गया, 21.54% पे आ गया। जबकि जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है जो कि 1988 में आई थी, उसने क्या रिकमेंड किया है कि 33% फॉरेस्ट कवर फॉर द प्लेन्स एंड 67% ऑफ द हिल्स। इस फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंडिया में फॉरेस्ट कवर जो होना चाहिए प्लेन पे वो कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। और जो जो हिल्स हैं, हिल एरियाज़ पे जो फॉरेस्ट कवर्ड एरियाज़ हैं वो कितना कवर्ड होना चाहिए, 67% हिल पे होना चाहिए। तो ये हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंडर था, लेकिन अब केस वो नहीं है, काफ़ी अलग है। नाउ हाउ डज डिफॉरेस्टेशन अकर। अब अगर हम बात करें कि ये डिफॉरेस्टेशन होता है, लेकिन क्यों होता है, तो अ नंबर ऑफ़ ह्यूमन एक्टिविटीज़। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी तरह के हमारे इन्वायरमेंटल डैमेज के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से सबसे मेन रीज़न जो है कि फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है। वन ऑफ द मेजर रीज़न इज़ द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर लैंड सो एज़ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। देखो क्या करा जा रहा है, जो फॉरेस्ट है ना उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है। यानी कि एक जगह जहाँ पे पहले फॉरेस्ट हुआ करते थे, वहाँ पे क्या किया गया है, वहाँ पे अब एग्रीकल्चर लैंड बना दिए गए हैं ताकि लोग क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर सकें। ट्रीज़ आर एक्स्ड फॉर टिम्बर, फायरवुड, कैटल रैंचिंग और फॉर सेवरल अदर पर्पसेस। यानी कि ट्रीज़ को काटा जाता है अलग अलग पर्पस के लिए, जैसे कि टिम्बर के लिए, लकड़ियों के लिए, कैटल्स को चराने के लिए, और कई ऐसे अलग अलग पर्पस हैं जिनके लिए ट्रीज़ को काटा जाता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है जो हमारे इंडिया में मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में परफॉर्म किया जाता है। इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसने भी क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है डिफॉरेस्टेशन में। इन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर द फार्मर कट डाउन द ट्रीज़ ऑफ द फॉरेस्ट एंड बर्न द प्लांट रिमेन्स। यानी कि क्या होता है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में जो फार्मर्स हैं वो ट्रीज़ को कट कर देते हैं और जो भी बचा कुचा पार्ट होता है ना उसको जला देते हैं। The ash is used as a fertilizer and the land is then used for farming or cattle grazing. यानी कि जब वो लोग फॉरेस्ट को बर्न कर देते हैं और जो ऐश बचती है वो ऐश फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ होती है। मतलब जो भी चीज़ वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे वैसे यूज़ होती है, और उसके बाद वो लैंड यूज़ होता है फार्मिंग के लिए या फिर कैटल ग्रेजिंग के लिए। आफ्टर कल्टिवेशन द एरिया इज़ लेफ्ट फॉर सेवरल ईयर्स सो एज टू अलाउ इट्स रिकवरी। जब कल्टिवेट कर लेते हैं, फाइनली उसमें से चीज़ें निकाल लेते हैं, तो उस जो भी एरिया होता है उसको कई सालों के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसकी नेचुरल रिकवरी हो सके। द फार्मर्स दैन मूव ऑन टू अदर एरियाज़ एंड रिपीट दिस प्रोसेस। उसके बाद फार्मर्स क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज़ में मूव करते हैं और इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। In earlier days, when jhum cultivation was in prevalence, enough time gap was given so that the land recovered from the effect of cultivation. पहले क्या होता था, जब झूम कल्टीवेशन ज़्यादा होता था
तो काफ़ी टाइम दिया जाता था ताकि लैंड रिकवर कर सके खुद को, ठीक है। जो भी उसका कल्टीवेशन का अफेक्ट हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, वो उस पर ना रहे और वो अपने आप को रिकवर कर सके। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज होने लग गई और रिपीटेड कल्टीवेशन यानी बार बार कल्टीवेशन होने की वजह से क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन होना शुरू हो गया। रिकवरी लोग होने नहीं देते और अगेन दोबारा उसको काटना शुरू कर देते हैं। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अगर हम लोग पढ़ें कि डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वन ऑफ द मेजर इफेक्ट इज एनहेंस कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ट्रीज दैट कुड होल्ड अ लॉट ऑफ कार्बन इन देयर बायोमास आर लॉस्ट विद डिफॉरेस्टेशन। तो पहली चीज़ जो मेजर इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का, वो ये है कि नेचर में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जो ट्रीज़ इनको कंज्यूम करते हैं और फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, वो ट्रीज़ फाइनली क्या करते हैं, उनके अंदर से जो, अब उनको वो ट्रीज़ तो रहे नहीं, तो फाइनली देयर विल बी नो, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो उस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रखेगी, तो वो एक प्रोसेस बेकार हो जाता है और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में बहुत एक्यूमुलेट हो जाती है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कॉजेज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, मतलब जो भी वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल हैं वो ख़त्म होते हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होने की वजह से। क्योंकि अगर आप पेड़ पौधे काट दोगे तो जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए क्या बचेगा, उनके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अगर प्लांट्स और ट्रीज़ नहीं रहे तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो वाटर साइकिल है, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, वापस बारिश लाना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सॉइल इरोजन होगा, क्यों? क्योंकि जो ट्रीज़ उसको सॉइल को पकड़ के रखते हैं वो नहीं पकड़ के रखेंगे। और फाइनली डिजर्टिफिकेशन हो सकता है एक्सट्रीम केस में, मतलब बिल्कुल बंजर ज़मीन बन सकती है, हो सकता है कोई यूज़ भी ना करे उसको। Now reforestation, in the process of restoring a forest that once existed but was removed at some point of time in the past. Reforestation का मतलब होता है कि एक फॉरेस्ट जो पहले एग्जिस्ट करता था लेकिन अब नहीं है, उसको दोबारा से हम ठीक करें, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ फॉरेस्ट सॉरी, फॉरेस्ट को रिस्टोर करना है जो कभी पहले एग्जिस्ट करता था और उसको रिमूव कर दिया गया। रिफॉरेस्टेशन में अकर नेचुरली इन अ डिफॉरेस्टेड एरिया, हो सकता है रिफॉरेस्टेशन अपने आप ही हो एक डिफॉरेस्टेड एरिया में, यानी कि जहाँ पे एकदम बंजर है, हो सकता है नेचुरली हो, लेकिन आप इस प्रोसेस को नेचुरली स्पीड अप कर सकते हो अगर आप ट्रीज़ को प्लांट करना शुरू कर दो विद ड्यू कंसिडरेशन टू बायोडाइवर्सिटी दैट अर्लियर एग्जिस्टेड इन दैट एरिया। मतलब कि अगर आप उस एरिया में खुद ही प्लांट करना शुरू कर दोगे ट्रीज़ को, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो पोर्शन काफ़ी बेटर हो जाएगा और वहाँ पे स्पीड से रिफॉरेस्टेशन का काम हो पाएगा। तो इस पूरे पार्ट में हम लोगों ने देखा अबाउट डिफॉरेस्टेशन। तो ये था हमारा पार्ट 49 इकोलॉजी सीरीज़ का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इस पूरी जो भी प्लेलिस्ट है ये इकोलॉजी की, इसको देखने के लिए आप नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया है जहाँ आपको सारे पार्ट, सारे चैप्टर, मतलब जो भी इस सीरीज़ के अंदर पार्ट हुए हैं वो उस प्लेलिस्ट के में आपको मिल जाएंगे। वरना डायरेक्टली मेरे होम पेज पे जाइए या प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ बायोलॉजी सेक्शन के अंडर इकोलॉजी विद इंडियन स्टडी यूट्यूबर में आपको ये सारे पार्ट जितने भी आज तक कवर हुए सारे वहाँ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।